नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में। मैं आपके साथ हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में थम गया तीसरे दौर का प्रचार। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। मैदान में 826 उम्मीदवार, जनसंपर्क का सिलसिला शुरू। राज्य में मतदान की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। 12 जिलों की 69 सीटों पर रविवार को वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चौथे और पांचवें चरण के लिए अभियान तेज। रायबरेली से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया प्रचार का आगाज। मायावती ने केंद्र को घेरा। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 20 फरवरी तक नाम वापसी। 8 मार्च को 22 सीटों पर मतदान। बात उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव का जो प्रचार है वो आज थम गया। प्रत्याशी अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस दौर में प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर रविवार को मतदान होना है। इस दौर में कुल 826 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रचार के आखिरी दिन तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमते ही उम्मीदवार और कार्यकर्ता अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे दौर में 1,31,38,989 पुरुष, 1,10,27,390 महिला मतदाता, 1,028 किन्नर समेत कुल 2,41,67,407 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इस दौर में 826 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 105 महिला उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सभी 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने 68 सीटों पर, आरएलडी के 40, समाजवादी पार्टी के 61 और कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों समेत 231 निर्दलीय भी मैदान में हैं। दूसरे दौर में 25,606 मतदान केंद्र हैं, जहां की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी संभालेंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में 69 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 55 सीटें मिली थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। हालांकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के बड़े नेता दिन रात एक कर जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कई जगहों पर रैलियां की। ये बुआ भतीजे की जो सरकार आई है ना, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी विरोधियों पर हमले तेज करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे चरणों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी नेता खूब पसीने बहा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर खास तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। अमित शाह एक तरफ कांग्रेस शासन में हुई अनियमितताओं का भी जिक्र कर राहुल गांधी पर हमले तीखे कर रहे हैं, तो बस्ती की रैली में उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव के कामकाज पर सवाल उठाए। हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर गांव में अस्पताल बना है, सस्ती दवाई की दुकान बनी है, महिलाओं की सुरक्षा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक है। आप सब में ना नहीं कह रहे हैं, तो अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि भाई काम बोलता है? दूसरी ओर राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रैली की। राजनाथ सिंह का फोकस विरोधियों की आलोचना के साथ ही केंद्र सरकार के कामकाज पर भी रहा। उन्होंने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति समेत कई बातों का जिक्र किया और बीजेपी शासन में देश के मजबूत होने का दावा किया। लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ, दुनिया को साफ संदेश चला गया। भारत अब ये कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत ये दुनिया का बलवान भारत बन चुका है, ताकतवर भारत बन चुका है। इसके अलावा भी कई बीजेपी नेताओं ने राज्य के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार किया।
बस्ती में 5वें चरण में चुनाव होना है, जबकि सीतापुर में रविवार को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए शुक्रवार को चुनाव प्रचार थम गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाराबंकी और लखनऊ में कई चुनावी सभाएं की। उन्होंने वोटरों को विपक्षी दलों के साथ अपनों से भी सतर्क रहने की अपील की। शिवपाल यादव का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग एक समय उनसे साइकिल छीनने की फिराक में थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार दूसरे दिन बिना नाम लिए अपने चाचा शिवपाल यादव पर निशाना साधा। बाराबंकी रैली में अखिलेश ने कहा कि उन्हें विरोधी दलों के साथ ही अपने लोग भी हराने की फिराक में हैं। एक बार फिर उन्होंने वोटरों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। और एक समय आपने याद होगा, पता होगा आपको, आपकी साइकिल भी छीन ली गई होती। हमें तो सामने वाले दिखाई दे रहे हैं जिनसे लड़ना है, मान लो बीजेपी, बीएसपी, लेकिन कमाल ऐसा भी है कि अपने लोग भी हमें हराना चाहते हैं। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मायावती बार बार विपक्ष में बैठने की बात कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में हैं। यही तो कहा था कि हमें विपक्ष में बैठना है, और अगर विपक्ष में बैठना है इसलिए सावधान रहना हमारे तमाम साथियों। ये बुआ का और भारतीय जनता पार्टी है खेल, कोई नहीं समझ सकता। अखिलेश के साइकिल छीनने के बयान पर शिवपाल यादव सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी आशीर्वाद है, और नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं। उधर औरैया के बिधुना में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने चुनावी सभा की। उन्होंने भी बीजेपी और बीएसपी पर सांठगांठ का आरोप लगाया। डिम्पल ने कहा कि प्रधानमंत्री वादे तो खूब करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने अपना वजूद और राजनीतिक रसूख बचाए रखने की चुनौती है। जसवंत नगर में शिवपाल यादव अपना वजूद बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी छवि यहाँ बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ मतदाता जातीय और स्थानीय मुद्दों पर बटे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। शिवपाल सिंह थे, वो क्या है, वो अपने अपने मतलब जाति समीकरण के आधार पर काम कराते हैं। जैसे कि किसी को नौकरी से देना या और अन्य काम है, किसी की सिफारिश में वो अपना अपना आदमी ले लेते हैं, बाकी ऐसी से कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर आप शिवपाल की बात करते हैं, ये परिवारवादी हैं। ये यहाँ पर मेंबर का पद भी नहीं छोड़ते हैं, प्रधानी का भी पद नहीं छोड़ते हैं। प्रधानी में भी अपने घर वालों को खड़ा करते हैं, जिला परिषदी में भी अपने घर वालों को खड़ा करते हैं, और सारे परिवार को अपने सब कुछ जो भी देना चाहते हैं, एक कहावत कहेंगे, अंडा बांटे रेवड़ी और लौट लौट अपने को दे। हालांकि जमीन पर शिवपाल मजबूत नजर आते हैं। उन्होंने यहाँ कई विकास कार्य किए। स्थानीय लोग उन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बावजूद लड़ाई आसान नहीं है। मतलब हम जो विकास चाहिए वो हमारे क्षेत्रीय नेता है, हमारा विकास होता है, इसलिए हम उनको चाहते हैं। मंत्री से हमें क्या लेन देन है, हमारे तो क्षेत्रीय नेता शिवपाल हैं। अच्छा, हमें उन्हें से मतलब है, वहाँ पहुँचते ही हम तो यहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ दुनिया तक। इधर विकास, रोड हैं, लाइट हैं, किसानों को पानी की सुविधा है, किसानों को ये क्या बोलते हैं, भाई अम्पासी निःशुल्क पानी दिया है। तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ तो लोग सभी भाई। जसवंत नगर में दलितों की खासी आबादी है जो समाजवादी पार्टी पर अनदेखी के आरोप लगाते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के समर्थक भी हैं जो परिवारवाद की शिकायत करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से विवाद का भी चुनाव पर असर साफ दिखता है। जसवंत नगर का सामाजिक समीकरण ऐसा रहा है कि अभी तक शिवपाल सिंह यादव को चुनाव में किसी खास कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन इस बार चूंकि पारिवारिक कलह बढ़ा हुआ है, इसलिए शिवपाल यादव एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं ताकि वे न सिर्फ बहुमत से जीते बल्कि भारी बहुमत से जीते, ताकि अखिलेश यादव पर वे दबाव बना सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ जसवंत नगर से अखिलेश सुमन। और अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इटावा से। अखिलेश जी, ये जो तीसरा चरण है ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछली बार 69 में से 55 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और सरकार बनाने में इस चरण की बड़ी भूमिका रही। इस बार आप समाजवादी पार्टी के लिए क्या चुनौतियां देख रहे हैं? क्या राह आसान है इस बार? देखिए, अगर कहे तो ये मैंने बहुत ही इजी केक वॉक नहीं है, इनके लिए बहुत ही आसान नहीं है।
आपको इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन सारे इलाकों में जाकर पता चलेगा कि इनका जो पूरा परिवार का जो कलह है, उस कलह की वजह से अखिलेश यादव भी घबराए हुए हैं और उधर कुछ टिकट देने में कुछ गड़बड़ियां हुई है। जैसे इटावा से ही जो टिकट देने में लोग कहते हैं कि जो यहाँ का सीटिंग एमएलए था, उस सीटिंग एमएलए को महज इस वजह से टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो शिवपाल और मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ जा रहा है। उसके बाद शिवपाल यादव भले ही समाजवादी पार्टी के टिकट से खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों को यह लगता है कि वे कुछ ऐसे जो डमी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आसपास के इलाकों में खड़े किए हैं, जो डमी कैंडिडेट दरअसल समाजवादी पार्टी का टिकट काटेंगे। तो यह जो परिवार की लड़ाई है, यह परिवार की लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं है अखिलेश यादव के लिए कि वो अपने आप को पूरी तरह सिद्ध कर सके कि वे असली वारिस यही हैं। और दरअसल यही उनकी परीक्षा भी है, क्योंकि जब 2012 का चुनाव हुआ था तो सबने एक तरीके से रामगोपाल यादव ने पुश किया और शिवपाल यादव भी अंततः मान गए, मुलायम सिंह भी मान गए कि चलो अखिलेश को बना देते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन अखिलेश पर दबाव बना रहा, मुलायम सिंह की जो पूरी लॉबी थी, कोठरी थी उसका। बाद में जब अभी चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने एक तरीके से पूरी पार्टी पर कब्जा किया, वे अध्यक्ष बने और अब उनको अपने गृह इलाके में इस बात को जीत कर साबित करना है कि वे दरअसल मुलायम सिंह यादव के परिवार के अलावा राजनीतिक वारिस भी यही हैं। वही है और दबाव बहुत ज्यादा है अखिलेश यादव पर इस बार। लेकिन देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है इटावा और आसपास के जो तीसरे चरण में जो मतदान होना है, वहां पर क्या प्रदर्शन कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर एक जमाने में पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन जिन मिलों से इस शहर की पहचान थी वो एक एक कर बंद हो गई। अब ये शहर अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद में लगा है। कानपुर अब बंद मिलों का शहर है। 40 साल पहले तक कपड़ा मिलें इस शहर की पहचान थी। दिन रात मिलों का शोर, मजदूरों की चहल पहल और कारोबारियों की आवाजाही इस शहर को गुलजार रखती थी। सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादन कर ये शहर देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान कर रहा था। लेकिन अब ये सब इतिहास की बातें हैं। लेदर को तो अब भी कारोबार है। हाँ, कपड़े के मामले में एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन इन 28-30 साल में जो गवर्नमेंटें रही हैं, उन्होंने कानपुर में चाहे वो लाल इमली हो, जेके काटन हो, एल्गिन नंबर 1 हो, 2 हो, स्वदेशी हो, इनको बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किया है। कारोबार दिन ब दिन घट रहा है, मिलें लगातार बंद हो रही हैं। साल 2000 में शहर का चमड़ा कारोबार 12,000 करोड़ से ज्यादा का था। अब ये करीब 70% घटकर महज 3200 करोड़ का रह गया है। सरकारी अनदेखी के चलते तकरीबन सभी कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं और यहाँ काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था, आज भी है, लेकिन ये कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई सरकारों की लापरवाही से। खास तौर से राज्य सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज बंद होती रही। अगर विधायक बनता हूँ और जनता मुझे साथ देती है तो निश्चित तौर पर ये पुनः लेदर इंडस्ट्री नहीं, हमें लगता है औद्योगिक नगरी कानपुर को बोलते थे, सोने चिड़िया बोलते थे, वो पुनः स्वरूप मैं कानपुर दिलाने के लिए हर संघर्ष, हर कोशिश करूंगा। कानपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बिल्लौर सुरक्षित, बिठूर, कल्याणपुर, घाटमपुर सुरक्षित, शीश मऊ में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। गोविंदनगर, कानपुर कैंट, आर्यनगर और महाराजपुर में बीजेपी के उम्मीदवार विजयी हुए थे, जबकि किदवई नगर में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस बार शहर की बंद मिलें चालू कराने और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं जिनका चुनाव परिणामों पर सीधा असर पड़ेगा। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, कानपुर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में नजर आईं। उन्होंने गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली में पार्टी के लिए चुनावी सभाएं की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी सभाओं में बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उत्तर प्रदेश में आखिरकार प्रियंका गांधी ने प्रचार का आगाज कर दिया। रायबरेली में जब वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रचार करने आईं, तो बीजेपी और केंद्र सरकार उनके निशाने पर रही। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान को खोखला करार दिया कि वो खुद को उत्तर प्रदेश का बेटा मानते हैं। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया,
और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार असल में पूंजीपतियों की सरकार है। मुंह खोलिए मालिया जी, ये लीजिए टॉफी 1200 करोड़ रुपए की, खाइए इसको, मजे की है, मजे की, मजा आएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसमें। किसान पैसे मांगता है, रायबरेली का युवा पैसे मांगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसा कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर नए नए वादे तो जरूर करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा नहीं करते। राहुल गांधी ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए अखिलेश यादव सरकार जी जान लगाकर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। कृति, प्रियंका गांधी का इंतजार तो बहुत पहले से हो रहा था। कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी चाहती थी कि वो गठबंधन के पक्ष में प्रचार करें, लेकिन अब जाकर उन्होंने प्रचार का आगाज किया है। इससे कितना बड़ा फायदा दिखता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को? जी हाँ दीपक, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। आज आखिरकार रायबरेली से उन्होंने शुरुआत कर ही दी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को किसी अडॉप्टेड बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपने लोग हैं। आपको याद होगा कि दीपक, ग्रैंड अलायंस ने बिहार में भी कुछ इसी तरह की बात कही थी और जहां पे उन्होंने कहा था कि बिहारी वर्सेस बाहरी इस डिबेट को आगे बढ़ाया। तो प्रियंका गांधी ने भी आज यही कोशिश की कि बाहरी वर्सेस यूपी के लड़कों को उस डिबेट को आगे बढ़ाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं उनको लुभाने की कोशिश की। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के चुनाव प्रचार में बीएसपी प्रमुख मायावती के तेवर ज्यादा तल्ख दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बजाय उनके निशाने पर अब बीजेपी आ गई है। उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि बीजेपी को प्रदेश के सौहार्द के लिए खतरनाक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश में आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। फतेहपुर की रैली में मायावती ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। अल्पसंख्यक वोट को खींचने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, गोरक्षा, लव जिहाद और देशभक्ति से लेकर आतंकवाद के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर कई सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि देश के मौजूदा माहौल में अल्पसंख्यकों के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। मायावती ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी दो गुटों में बटी हुई है, इसलिए सिर्फ बीएसपी ही इस माहौल को ठीक कर सकती है। इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। मायावती ने दावा किया कि सामाजिक समीकरण बीएसपी के पक्ष में है, लिहाजा अल्पसंख्यकों के समर्थन से प्रदेश में उनकी एक तरफा जीत होगी। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया बेटा करार दिया था। यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर वे खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा भी बताकर यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कितना भी खिलवाड़ क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता अभी चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। मायावती ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस दौर की 40 सीटों के लिए 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि सभी 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ छठे दौर के लिए शनिवार तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इस दौर की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में 2 दौर का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे दौर का माफ कीजिएगा, मतदान जो है वो रविवार को होना है। बाकी 4 दौर के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। और अब बात पंजाब की। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने पंजाब का दौरा किया। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी। पार्टी का एक शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिलकर मामले की जांच की मांग भी कर चुका है। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने पटियाला, लुधियाना, जालंधर और तरनतारन के कई केंद्रों पर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का जायजा लिया। 2 सदस्यीय समिति ने जांच के बाद ये माना कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के इंतजाम में कोई कमी नहीं है और सुरक्षाकर्मी किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आयोग का मानना है कि हर स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा कवच है। स्ट्रांग रूम के बारे में जो भी उनके विचार हुए हैं उसको नोट कर लिया गया है, वो इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे। इसके बाद स्पेशली गिल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इशू था उसके लिए ये टीम ने विजिट किया है अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज के स्ट्रांग रूम में, और देखा गया कि जो सील्स वगैरह इंटैक्ट हैं। सीसीटीवी कैमरास न केवल अंदर स्ट्रांग रूम के बाहर लगे हुए हैं सीपीएमएफ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनके टेंट में भी लगाए गए हैं। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में दूसरे दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस दौर के लिए गुरुवार तक बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इसमें मुख्यमंत्री इबोबी सिंह और प्रजा पार्टी के नेता इरोम शर्मिला तक शामिल हैं। इरोम शर्मिला साइकिल पर चलकर पर्चा भरने पहुंची। इसके साथ ही मणिपुर में दोनों दौर के लिए अब उम्मीदवारों की दावेदारी का काम पूरा हो गया है। दूसरे दौर की 22 सीटों पर उम्मीदवार अब 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 8 मार्च को यहां मतदान होना है। वहीं पहले दौर की 38 सीटों के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 फरवरी है। 4 मार्च को पहले दौर की वोटिंग होनी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है कि राज्य सभी सामाजिक वर्गों का है और कोई भी वर्ग राज्य के दूसरे वर्गों को परेशान न करे। मणिपुर में जारी यूएनसी की आर्थिक नाकेबंदी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सभी वर्गों का सम्मान करती है। मणिपुर में संयुक्त नगा काउंसिल यानी यूएनसी ने 7 नए जिले बनाने के विरोध में 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी की हुई है। यूएनसी का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों के हित प्रभावित होंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुकी समुदाय के लोग भी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। म्यांमार सीमा के करीब बसे कुकी लोगों की मांग है कि उन्हें राज्य के बाकी समुदायों जितने अधिकार मिलने चाहिए। राजधानी इम्फाल से मीलों दूर बसे कुकी समुदाय के लोग आम जरूरतों के लिए म्यांमार के कई कस्बों पर निर्भर हैं। मौजूदा चुनाव में कुकी लोगों की मांग अहम मुद्दा बन गई है। जाते जाते अखिलेश सुमन की इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है म्यांमार सीमा पर बसा हॉलनफाई गांव। गांव में कुकी आबादी रहती है। कुकी लोग नए जिले बनने से खुश तो हैं, लेकिन नगा लोगों की मांगों को लेकर वो आशंकित नजर आते हैं। कुकी लोग नगा लोगों जैसे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि केंद्र हो या राज्य, किसी को भी भूमिगत गिरोहों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। We can say Chandel is dominated by more of these Nagas. Say for taking some small document or some small signature from district headquarters, when tension arises, we cannot go in there for small signature, and many problems are there. What we want is that, like, the government of India should not give more importance to the Nagas or give lesser importance to the Kukis. That is what we want. We have many many UE groups, but most UEs, Naga UEs, is favored by the central government. Then Kuki UEs, well, favored by the state government. कुकी लोग बताते हैं कि वो नगा बहुल इलाकों से विस्थापित होकर यहाँ बसे। इनमें से कुछ तो 1993 से ही यहाँ हैं, जबकि कई लोगों के आने का सिलसिला आज भी जारी है। कुकी समुदाय का आरोप है कि सरकार ने उन्हें राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसी जरूरी चीजों से महरूम रखा है। वोटर आईडी कार्ड भी नहीं मिला अभी तक, लेकिन हम वोटर आई कार्ड के लिए और आधार कार्ड के लिए सब एडीसी ऑफिस में सबमिट करा था सिंस 2016। अभी तक तो नहीं मिला।
म्यांमार सीमा के करीब बसे होने के कारण स्थानीय बाशिंदों की पहचान हमेशा संदिग्ध बनी रहती है। इसका असर स्वास्थ्य, पीने के पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों पर भी पड़ता है। आलम यह है कि अपनी जरूरत की चीजों के लिए कुकी लोगों को म्यांमार के तमू शहर पर निर्भर रहना पड़ता है, पर वहां जाने के लिए तमाम अड़चनें भी सामने हैं। There is hospital, but there is no operation theater, proper operation theater. And then if we have to go to Tamu, we have lots of problem. So many women pass away due to this delivery case. यही नहीं, स्थानीय लोगों को म्यांमार की तरफ से भी विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार उस तरफ के लोग यहाँ आकर कुकी लोगों की जमीन पर अपना दावा भी करते हैं। We have faced lots of problem, especially some across the border. Some people, they used to build houses, and they says that that's a part of our land, and they used to destroy it. Then they said that that is done by Indian side. कुकी समुदाय के पास पहचान का संकट है और बुनियादी सुविधाओं के सवाल। हालांकि वो हर हाल में सीमा के आर पार अमन और शांति चाहते हैं। एक खास तरह की समस्या यहाँ आती है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी की और ड्रग पेडलिंग की। लेकिन इसके बावजूद इस गांव के लोग यह नहीं चाहते हैं कि इस सीमा को बंद कर दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ कुकी समुदाय के लोग ही रहते हैं। अब इलेक्शन में वे इसी बात पर दबाव बनाएंगे कि इस चुनाव में यहाँ के जो प्रतिनिधि खड़े हों वो इस बात को सुनिश्चित करें कि इस सीमा को बंद नहीं किया जाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मोरे के पास के भारत म्यांमार सीमा पर के गांव से अखिलेश सुमन।